नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप सभी का न्यूज शॉट में स्वागत है। आया राम गया राम, ये आप सभी ने सुना होगा। और ये हरियाणा से ही निकला और हरियाणा की पॉलिटिक्स में आज फिर देखने को मिला है। आया राम गया राम का मुहावरा चरितार्थ होते हुए दिखा है। जी हाँ, मेरे दाहिने और बाएं तरफ आप देखेंगे एक शख्स कॉमन है। वो शख्स है अशोक तंवर। यहाँ हरियाणा के बड़े नेता हैं अशोक तंवर। और वो दोपहर तक बीजेपी की रैलियों में बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ घूम रहे थे, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। और शाम होते होते राहुल गांधी की शरण में आ गए, भूपिंदर सिंह हुड्डा की शरण में आ गए और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो ये मुहावरा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये अशोक तंवर ने चरितार्थ कर दिया। अशोक तंवर जहां मुख्यमंत्री के साथ थे, अब आप समझ सकते हैं कि कद कितना बड़ा है। बीजेपी में भी उनका कद रहा है। अब वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जेएनयू के पढ़े हुए हैं। 99 में एनएसयूआई के सचिव थे, फिर अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद चुनाव लड़े, सांसद बने सिरसा से। 2014 से 19 तक ये कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट रहे हरियाणा के। तमाम इनको पद मिले, का कद काफी बड़ा रहा, लेकिन फिर पता नहीं क्या 2019 में नाराज हो गए, टीएमसी में चले गए, ममता बनर्जी की पार्टी में चले गए कांग्रेस छोड़ के। फिर उसके बाद वहां भी बात नहीं अच्छी लगी उनको, राजनीति नहीं चमकी, तो फिर वो चले गए बीजेपी में। बीजेपी ने भी उनको ठीक ठाक रखा। चुनाव के लिए 2024 में टिकट दिया सिरसा से, लेकिन वो हार गए। कुमारी सैलजा कांग्रेस की उन्होंने हरा दिया। दोनों दलित नेता हैं, सैलजा भी और अशोक तंवर भी। तो ये तो आज का रहा कि किस तरीके से आया राम और गया राम के मुहावरे को उन्होंने चरितार्थ किया। और बीजेपी से कांग्रेस में अशोक तंवर आ गए हैं अब चुनाव से ऐन पहले। अब इसका क्या असर पड़ेगा हरियाणा की राजनीति में, और इस बार किसकी बन रही है सरकार, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हरियाणा के मुद्दे क्या रहे हैं, जिसका रिलेवेंस अशोक तंवर से क्यों है। दरअसल इस बार हरियाणा में दलित कार्ड बहुत ज्यादा खेला जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस को, भूपिंदर सिंह हुड्डा को खास तौर पर ये साबित करने में लगी हुई है कि वो दलित विरोधी हैं। कुछ तमाम खबरें उस समय की, जब हरियाणा के ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, खाप पंचायतों का वर्चस्व होता था। अब तो खाप पंचायतें अपने आप ही धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, क्योंकि वहां भी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। और तमाम जब मीडिया में वो सारी चीजें लिखी गई, तो खाप पंचायतों का काफी हद तक असर, सामाजिक तौर पर असर कम होने लगा है। अब खाप पंचायतें उतनी नहीं दिखती हैं। कुछ बड़े मुद्दों पर खाप पंचायतें होती हैं, लेकिन अब उस तरीके से नहीं। लेकिन वो एक दौर था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होती थी और खाप पंचायतों ने दलितों के खिलाफ काफी फैसले किए थे। तो उसको लेकर के अब बीजेपी उन पर हमलावर रही है पूरे कैंपेन में। क्योंकि ये मुद्दा कैसे आया दलितों का इस बार, मुद्दा दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलित रिजर्वेशन में महादलितों के लिए आप सब कैटेगरी बना सकते हैं। अब जब सब कैटेगरी बनाने की बात आई, तो जो दलित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे मायावती हैं, चंद्रशेखर हैं और तमाम जो दलित नेता हैं, वो नाराज हो गए। उनका कहना है कि दलितों में बंटवारा कर दिया गया। दरअसल ये जो नेता हैं, ये दलितों में भी फॉरवर्ड जो है, दलितों में जो फॉरवर्ड हैं, उन उन बिरादरियों से आते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी पार्टियों में भी उन्हीं का दखल है। इनके एमपी एमएलए भी उन्हीं जातियों से बनते हैं जो दलितों में भी फॉरवर्ड हैं। दलितों में फॉरवर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दलितों में भी कैटेगरी बन गई है। दलितों में भी महादलित एक कैटेगरी है जिनको अभी तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला है। सारा का सारा फायदा कुछ जातियां, चुनिंदा जातियां जो सक्षम, एक तरीके से दलितों में जो सक्षम है, मैं फॉरवर्ड उस सेंस में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो दलितों में सक्षम है, जो दलितों में आगे निकल गई हैं, जो दलितों में भी अपने आप को सुपीरियर मानती हैं, वो वो जातियां, दलितों की फॉरवर्ड जातियां, ये लोग उन्हीं की नेतृत्व करते हैं, उन्हीं का वर्चस्व है इनकी पार्टियों में। और इसलिए इन लोगों ने उस तबके को इंटैक्ट रखने के लिए सब कैटेगरी वाले मामले को इन लोगों ने कहा कि ये गलत है। ये डिवाइड करने की बात कही जा रही है दलितों में, एकता में ये लोग खलल डाल रहे हैं।
तो इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस और तमाम पार्टियों के रुख जो हैं वो स्पष्ट करने की बात आई, तो कांग्रेस का ढुलमुल रवैया रहा। बीजेपी स्पष्ट तौर पर लागू करना शुरू कर दिया। हरियाणा में तो लागू ही कर दिया कि महादलितों के लिए अलग सब कोटा बनेगा, सब कैटेगरी बनेगी और उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। लेकिन बाकी जगहों पर कांग्रेस ने जो जहां सरकारें हैं वो कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ढुलमुल रवैया कांग्रेस का इस मुद्दे को लेकर के है। तो इसीलिए कांग्रेस को बीजेपी ने कैंपेन एक चलाया कांग्रेस के खिलाफ कि ये दलित विरोधी हैं, और ये पूरे चुनाव में ये मुद्दा रहा है कि कौन दलितों का हितैषी बड़ा है। अब मायावती भी यहाँ पर आ गई चुनाव में, और चंद्रशेखर भी आ गए, केजरीवाल भी आ गए। तो ये तमाम पार्टियां जो आई, इसकी वजह से हरियाणा का चुनाव बड़ा दिलचस्प बन गया, क्योंकि कुछ पार्टियां वोट काटेंगी। अब वोट काटेंगी तो कांग्रेस की भी कहीं वोट कटेंगे, कहीं बीजेपी के भी वोट कटेंगे। इसको लेकर के काफी जो तस्वीर है वो धुंधली हो गई। एक तरफा चुनाव की जो बात कही जा रही थी कि बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस को एज है और कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी और सरकार बनाएगी, लेकिन अब जब आज पूरा कैंपेन खत्म हो गया है तो पूरे ओवरऑल देखने से ये पता चलता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी अब ऐसा कह नहीं सकती कि वो अपने दम पर अकेले सरकार बना लेगी। बीजेपी अपनी सरकार को बचा पाने में ये दावे के साथ नहीं कह सकती कि वो अपनी सरकार को बचा पा रही है, और कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं अकेले दम पर। अब यहाँ पर तमाम फैक्टर्स काम करेंगे। चौटाला की पार्टी जो दो फाड़ हो गई है, अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला जो पार्टियां चला रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कुछ सीटें लेके आएंगे और बड़े प्लेयर साबित होंगे हरियाणा में सरकार बनाने में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी अगर दो चार जगहों पर भी वोट काटने में सक्षम रही और एक दो जगहों पे अगर जीत गई तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। इसके अलावा मायावती की पार्टी से भी एक आध अगर जीत गए तो ये सारे, अब 90 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, 90 विधानसभा सीटों में निर्दलीय बहुत स्ट्रांग है कई जगहों पर, और कुछ छोटे छोटी ये जो पार्टियां हैं चौटाला गुट की दोनों पार्टियां, क्योंकि ये स्ट्रांग हैं। चौटाला गुट ऐसा नहीं है कि कमजोर माना जाए, कभी ये सत्ता में रहे हैं तो इतना अभी कमजोर नहीं हुए। दुष्यंत चौटाला, तहसीन सिंह चौटाला, ये दोनों लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इन लोगों ने भी गठबंधन किया है और इन लोग कहीं कई जगहों पर वोट काटेंगे और कई जगहों पर सीट निकालने में सक्षम होंगे। और निर्दलीय भी, कई निर्दलीय तो ऐसे हैं जो रिजर्व करते थे कि बीजेपी और कांग्रेस में टिकट, उनको टिकट नहीं दी गई तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और चुनाव लड़ रहे हैं। वो हो सकता है जीते भी। अब वो उसके बाद किस पार्टी में जाएंगे, वो कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कुछ पता नहीं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव फंसा हुआ है। यहाँ पर क्लियर कट एक पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में कतई नहीं है। यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा आ रही है मेरी राय में, और इन जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी। वो चौटाला गुट हैं दोनों, उनकी भी बड़ी भूमिका होने वाली है, निर्दलियों की बड़ी भूमिका होने वाली है। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, ये जो बड़े प्लेयर उभर के आ सकते हैं, इस लिहाज से बड़े प्लेयर उभर के आ सकते हैं क्योंकि जब 90 सीटों की विधानसभा है तो एक एक विधायक भी बहुत मायने रखता है। जब कोई पार्टी बहुमत अपने दम पे नहीं जुटा पाती है तब एक एक दो दो विधायक भी जिसके पास होते हैं वो भी किंग मेकर की भूमिका में बिल्कुल सीना तान के चलता है। तो ये हरियाणा की सियासत का एक, ये कह सकते हैं कि अलग तस्वीर है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे दल, निर्दलीय, अपना अपना प्रभाव क्षेत्र है, तो वो जीतते हैं, और जीतते हैं तो सत्ता के खेल में भागीदार बनते हैं। छोटी विधानसभाओं का थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज होता है कि कोई बड़ा दल सत्ता में क्लियरली आने में कई बार चूक जाता है, कई बार पीछे रह जाता है 2 सीटों 4 सीटों से। तो इस तरीके से इस बार का भी चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी निश्चित तौर पर लूज करेगी अपनी सीटें, और अकेले दम पर तो वो कतई सरकार में वापस नहीं आ सकती है। ये वहां की स्थिति देखकर लगता है। कांग्रेस भी जो चाह रही थी कि वो अकेले दम पर आ जाएगी, नहीं आ सकती, क्योंकि कांग्रेस में भी सिर फुटअव्वल बहुत ज्यादा है।
बीजेपी में भी सेपटोबल बहुत ज्यादा है। तमाम नेता, कुमारी शैलजा को टिकट नहीं दिया गया तो वो नाराज चल रही थी। अब अशोक तंवर को कांग्रेस ले आई है, तो शैलजा भी, कुमारी शैलजा भी थोड़ा न्यूट्रलाइज कर किया गया है इससे, अशोक तंवर के आने से, क्योंकि दोनों दलित कम्युनिटी के लोग हैं और दोनों ही कद्दावर हैं। अशोक तंवर प्रेसिडेंट रह चुके हैं वहां के, और शैलजा सांसद बनती रही हैं लगातार। तो कुल मिलाकर के दोनों का कद बड़ा है। अब एक मैसेज ये जाएगा, जो जितना कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन चलाया, कैंपेन चलाया कि ये दलित विरोधी हैं, इससे एक मैसेज कम से कम कांग्रेस ने ये दुरुस्त कर लिया कि कांग्रेस में बड़े नेता, दलित नेता, बड़े नेता आ गए हैं। अशोक तंवर जो बीजेपी में थे उनको भी भरोसा नहीं रहा, वो भी देखिए कांग्रेस में आ गए। अब ये कम से कम लोगों के बीच में मैसेज चला जाएगा कि देखिए बीजेपी अशोक तंवर को भी अपने पास नहीं रख पाई, जो वो डिजर्व करते थे वो उनको नहीं मिला, तभी वो कांग्रेस में आ गए। तो हो सकता है कांग्रेस जीते तो अशोक तंवर मुख्यमंत्री बने, हो सकता है शैलजा मुख्यमंत्री बने। ये भी जाएगा मैसेज, ये भी कार्यकर्ताओं के द्वारा मैसेज फैलाया जाएगा। इस तरीके की राजनीति में ये सब चीजें होती हैं, जिससे कि जनता को, वोटर को ये ना पता चले कि आखिर में मुख्यमंत्री कौन बन रहा, उसको ये लगे कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बन रहा, मेरा नेता मुख्यमंत्री बन रहा। ये तमाम प्रदेशों में होता है। तो इसीलिए अशोक तंवर का आना कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है, बीजेपी के लिए बुरी खबर है। अब इसमें जो दलित कार्ड है, जो कैंपेन चल रहा था कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी ने लगातार जो कैंपेन चलाया और आगे भी अभी चलाएगी कैंपेन, सोशल मीडिया पर तो कैंपेन चलेगा ही, उसको कांग्रेस ने काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया। या मैं यूं कहूं कि अब कांग्रेस एज उसने ले लिया है इस मुद्दे को लेकर के। इसके अलावा अग्निवीर का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, ये बड़े मुद्दे हरियाणा में हैं जो बीजेपी को टेंट दे रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। अब बीजेपी के पास बचाव के लिए ओबीसी कार्ड है, और इसके अलावा दलित कार्ड है, और किसानों को अगर वो कुछ समझा पाते हैं तो बीजेपी अपनी कुर्सी, यानी अपनी सत्ता बचाने में, और कुछ दलों को साध लेते हैं तो हो सकता है वो अपनी सत्ता बचा पाए। लेकिन उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद ज्यादा ये है कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बन सकती है। अगर त्रिशंकु विधानसभा आएगी तो सिंगल जो पार्टी अगर कही जाए मेजोरिटी में, जो सिंगल सबसे बड़ी जो पार्टी आए, वो हो सकता है कांग्रेस आए, बीजेपी दूसरे नंबर पर चली जाए। लेकिन मेरा आकलन यह है कि कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं आ रही होंगी कि वो अकेले अपने दम पर सरकार बनाए। अब उसको गठबंधन के लिए चौटाला ब्रदर्स से संपर्क करे, आम आदमी पार्टी के पास अगर कुछ सीटें आती हैं तो उनसे संपर्क हो, या जिससे भी संपर्क हो, जिसका जिससे गठबंधन अच्छा बन जाएगा। और निर्दलियों की भूमिका बहुत होने वाली है, तो जिसका निर्दलियों से और चौटाला ब्रदर्स से खासतौर पर गठबंधन हो जाएगा, सरकार हरियाणा में उसी की बनेगी। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या आकलन है? चुनाव से पूर्व आकलन ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो आपका क्या आकलन है आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।